तो देखिए पार्लियामेंट को बनाया गया था 1947 में, यानी 1947 से वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। और पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो हमारे देश में पार्लियामेंट ही एक ऐसा संस्था है जिसको कि हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमारे देश में डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने वाले संस्था का है वो है पार्लियामेंट। क्योंकि जो पार्लियामेंट है वहाँ पर लोग जो हैं अपने लीडर को चुनकर भेजते हैं, अपनी पावर को यूज़ करके, यानी वोट को यूज़ करके लीडर को चुनते हैं, और वो लीडर यहाँ पर बैठकर डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं और जनता के बदले में पावर को यूज़ करते हैं। और इसके साथ ही हम ये समझ सकते हैं कि यही वो संस्था है पार्लियामेंट जहाँ पर हम एक तरीके से देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट की जो काम है उसमें अपना कंसेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी मर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो पार्लियामेंट होता है वहीं पर लोगों द्वारा चुने गए सरकार के जो लीडर्स होते हैं या फिर विपक्ष के जो लीडर्स होते हैं, एमपी होते हैं, वो चुनकर वहाँ पर बैठते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो हमारे डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे जो सिस्टम है, डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है हमारे देश में, उसमें जो पार्लियामेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा पावर दिया गया है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है लोगों को। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा था कि कहा गया था कि हमारे देश में जो सिस्टम लागू किया गया है डेमोक्रेसी का, उसमें जो एक कॉमन मैन है, कोई भी सिटीजन है, उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया गया, सबसे ऊपर उसको रखा गया है। और जो ये जो पार्लियामेंट है वो उसी पावर को रिप्रेजेंट करता है, उसी पावर को शो करता है, इसीलिए इस पार्लियामेंट को बहुत ही ज़्यादा पावर दिया गया है। और देखिए जो इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए होता है, उसी तरीके से पार्लियामेंट का भी चुनाव होता है, एमपीज चुने जाते हैं चुनाव के जरिए। और जो लोकसभा है उसको यूजुअली इलेक्ट किया जाता है हर एक 5 साल को। यूजुअली यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर 5 साल के पहले अगर सरकार गिर जाती है तो उस समय भी चुनाव हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कितना होता है, 5 साल। उसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं जिसके जरिए जो सरकार है वो अपने टाइम को बढ़ा सकती है, 6 साल 7 साल तक सरकार में रह सकती है। उसके बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ना है हमें। और देखिए जो कंट्री है उसको बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है, जैसा कि पेज 41 में उसको हम आगे देखेंगे मैप को। तो देखिए हमारे देश में आप जानते ही होंगे अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां से एमपीज जो हैं यानी सांसद जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और वो अपने इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से इलाके से उन लोग, इलाके के लोग उनको वोट करेंगे और जो भी जीत कर आएगा वो जाकर संसद में बैठेगा। और हर एक जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये एक पर्सन को पार्लियामेंट में भेजती है। तो इंडिया में अभी 543 हैं, 543 सीटों पर चुनाव हो रहा है, और दो जो होते हैं सांसद वो नॉमिनेटेड होते हैं, वो आपके प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाते हैं। तो 543 सीटों पर चुनाव हो रहा है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति चुनकर आएगा जो कि पार्लियामेंट में बैठेगा और अपने इलाके को रिप्रेजेंट करेगा। और जो कैंडिडेट होते हैं वो बहुत ही अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। अभी देखिए भाजपा है, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, इसके अलावा बहुत ही दल हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। और जो भी जीतेगा वो यहाँ पर आकर बैठेगा, पार्लियामेंट में आकर बैठेगा और अपने इलाके को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है 1984 का, कि 1984 की जो इलेक्शन हुआ था उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, यानी किस पार्टी के कितने एमपीज जीते थे। तो इसको आप चाहे तो देख सकते हैं, आप एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखिए एक बार जब ये इलेक्शन हो जाता है और सभी एमपीज जीत कर आ जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं या फिर एमपी बन जाते हैं, तो ये एमपी जो होते हैं ये मिलकर पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। और जब इलेक्शन पार्लियामेंट के लिए हो जाता है तो उसके बाद जो पार्लियामेंट है उसको कुछ काम करने होते हैं, कुछ फंक्शन करने होते हैं। उसी फंक्शन को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो पहला काम होता है पार्लियामेंट का वो होता है नेशनल गवर्नमेंट का निर्माण करना, यानी जो केंद्र सरकार होगी उसको बनाना। जो पार्लियामेंट है उसमें आपका प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा इंक्लूडेड होते हैं। तो देखिए जब भी आपसे पूछा जाए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कौन कौन लोग या फिर कौन कौन संस्था इंक्लूडेड होते हैं, तो उसमें आपका राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है और प्रेसिडेंट भी होते हैं, तीनों इंक्लूडेड होते हैं। और जब लोकसभा का इलेक्शन हो जाता है उसके बाद एक लिस्ट तैयार की जाती है कि किस पार्टी से कितने एमपी जीते गए हैं। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट निर्माण करेगी उसके लिए एक चीज कंपलसरी है कि उसको
272 सीटें होनी चाहिए, यानी कि 543 जो सीटें चुनाव लड़कर आया है उससे आधा से ज़्यादा, और दो जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, वो अलग से होते हैं। और इसके साथ ही जो मेजोरिटी पार्टी होगी जिसके पास 272 या फिर उससे ज़्यादा मेंबर्स होंगे, वो जाकर सरकार का निर्माण करेगी। और इसके साथ ही जो अपोजिशन है पार्लियामेंट में, वो सभी पार्टीज हैं जो कि सरकार के समर्थन में नहीं है, यानी कि विपक्ष में बैठे हुए हैं, सरकार के विरोध में हैं, चाहे वो एक साथ बैठे हो यानी कि कोalition बनाकर बैठे हो या फिर अलग अलग बैठे हो। और इनमें से जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको अपोजिशन पार्टी का दर्जा दिया जाएगा और अपोजिशन पार्टी वो कहलाएगी। लोकसभा का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और वो होता है एग्जीक्यूटिव का चुनाव करना। एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो कि सरकार के डे टू डे काम को करते हैं, यानी डेली कामों को करते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव होता है, जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, जो कि एक साथ मिलकर लॉज को इम्प्लीमेंट कराते हैं, सरकार के डे टू डे काम को करते हैं। और इसके साथ ही जो एग्जीक्यूटिव होता है, इसी के बारे में हम जनरली बात करते हैं जब भी हम टर्म गवर्नमेंट का यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि केंद्र सरकार ने ये किया, केंद्र सरकार ने वो किया, केंद्र सरकार ने ये नियम लगाया, या फिर केंद्र सरकार ने ऐसा किया। तो उस समय हम एग्जीक्यूटिव की ही बात कर रहे होते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी सरकार का जो एग्जीक्यूटिव हिस्सा है उसी की हम बात कर रहे होते हैं। और इसके आगे अगर हम बढ़ें तो देखिए, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है हमारे देश में, वो लीडर होता है रूलिंग पार्टी का लोकसभा में। और जो एमपीज होते हैं जो कि उसके पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो उन लोगों में से यानी उसकी पार्टी के एमपीज में से कुछ लोगों को चुनता है और उनको मिनिस्टर्स बनाता है, जो कि जो सरकार है उसके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करा सके। और ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये अलग अलग चीज़ों के काम को देखते हैं। जैसे कि कुछ मिनिस्टर्स आप देखते होंगे कि कुछ डिफेंस मिनिस्टर हो गया, कोई हो गया फाइनेंस मिनिस्टर, कोई हो गया एजुकेशन मिनिस्टर, कोई हो गया हेल्थ मिनिस्टर, कोई हो गया आपको दूसरे किसी चीज़ का मिनिस्टर। इस तरीके से जो ये लोग होते हैं ये सरकार के अलग अलग इलाके के काम को देखते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखते हैं और उस काम को कंप्लीट कराते हैं। कई बार चुनाव में ऐसा देखा जाता है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी वो मेजोरिटी नहीं ला पाती है सरकार बनाने के लिए। इसके बाद जो उसकी समर्थक पार्टियां हैं या फिर कुछ और पार्टियां जो हैं वो उस पार्टी के साथ आती है, एक बड़ी पार्टी के साथ आती है, और वो फिर मिलकर एक सरकार का निर्माण करते हैं जो कि एक तरीके की विचारधारा को रखते हैं, और उस सरकार को ये सभी लोग एक साथ मिलकर चलाते हैं। इसके बाद जो राज्यसभा है वो मेनली आपको जो भारत के राज्य हैं, जैसे कि यूपी हो गया, एमपी हो गया, पंजाब, गुजरात, झारखंड, बिहार, इन सभी राज्यों को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। और जो राज्यसभा है वो किसी भी लेजिस्लेशन को इनिशिएट कर सकता है, और किसी भी रूल को अगर हम लॉ बनाना चाहते हैं, किसी भी नए ऑर्डर को लॉ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें राज्यसभा की मंजूरी जरूरी होती है, राज्यसभा से उसको पास करवाना जरूरी होता है। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो राज्यसभा है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी रूल को इंप्लीमेंट करने में, या फिर रिव्यू करने में, या फिर उसको अल्टर करने में अगर उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही जो ये राज्यसभा होता है इसका चुनाव होता है आपको जो विधानसभा है राज्यों के उसके द्वारा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा। और इसके साथ ही 233 मेंबर्स हैं आपके राज्यसभा में, और करीब 12 मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड जो कि प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इसके बाद देखिए, अगला जो फंक्शन यहाँ पर बताया गया है पार्लियामेंट का वो है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी सरकार पर नजर रखना, सरकार को कंट्रोल करना, सरकार को गाइड करना, इस तरीके के काम करना, ये भी हमारा जो पार्लियामेंट है वो करता है। तो देखिए, जब पार्लियामेंट सेशन में होता है, यानी कि जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो एक साथ बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आवर आता है, और इस समय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वो आपके क्वेश्चन पूछते हैं, और वो किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं सरकार से कि सरकार इस टॉपिक पर क्या काम कर रही है, इस टॉपिक पर क्या काम कर रही है, इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। और देखिए, जो क्वेश्चन आवर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इसलिए है क्योंकि जो एमपीज हैं वो किसी भी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं सरकार के काम के ऊपर, कि सरकार किसी एक खास चीज पर क्या काम कर रही है, क्या उसने कदम उठाए हैं, या फिर आगे क्या कदम उठाने वाली है। और ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो इस क्वेश्चन के जरिए एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रख सकती है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर नजर रख सकती है। और क्वेश्चन पूछने के वजह से या फिर क्वेश्चन पूछकर जो गवर्नमेंट है उसको उसके कमी को ध्यान दिलाया जा सकता है कि सरकार की किस चीज में कमी कम रह गई, या फिर सरकार को किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, ये चीज सरकार को याद दिलाया जा सकता है क्वेश्चंस के जरिए। और इसके अलावा ये भी जाना जा सकता है कि जो लोग हैं वो क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या वो जानना चाहते हैं, या फिर क्या उनकी जरूरतें हैं। तो इस तरीके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन चीजों को शो करता है।
और ये जो क्वेश्चन पूछने का काम है, ये काफ़ी क्रूशियल टास्क है एमपीज़ के लिए, क्योंकि सरकार के ऊपर वो कंट्रोल रख सकते हैं, या फिर जो वो अपने इलाके के जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों की जो बातें हैं वो पार्लियामेंट के सामने रख सकते हैं। और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो काफ़ी क्रिटिकल रोल अदा करती हैं फंक्शनिंग को, डेमोक्रेसी को अच्छी तरीके से फंक्शन करने में, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो सरकार के जो ड्रॉबैक्स हैं उसको दिखाती हैं, और इसके साथ ही सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं या फिर प्रोग्राम्स हैं जो कि सही से काम नहीं कर रही है या फिर गलत पॉलिसीज़ हैं उसको लाइमलाइट में लाती हैं या फिर लोगों के सामने लाती हैं, और इस चीज़ को एक तरीके से सरकार के ऊपर नज़र रखती हैं। और इसके बाद ही एक और चीज़ है कि जो गवर्नमेंट है उसको काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिल जाता है इस तरीके के क्वेश्चन पूछने की वजह से, एमपीज़ के द्वारा क्वेश्चन पूछने की वजह से, कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो गलत कर रही है। और हमेशा सरकार जो है वो काफ़ी चौकन्ना रहती है कि किस चीज़ के ऊपर हमें कमी कर रहे हैं, या फिर कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पर सरकार जो है वो सही काम नहीं कर रही है, ताकि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए एमपीज़ द्वारा उसको हम सही तरीके से जवाब दे सके। तो इस तरीके से जो एमपीज़ हैं वो सरकार को एक तरीके से कंट्रोल में रखते हैं और सही तरीके से काम करने के लिए मजबूर करते हैं। और इसके साथ ही फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी जैसे पैसे का कुछ अगर डील करना है या फिर पैसे का काम करना है या फिर कोई मनी बिल लाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए जो पार्लियामेंट है वो सरकार को कंट्रोल करती है, गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है या फिर सरकार पर नज़र रखती है। और जो एमपीज़ हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अपने इलाके के लोगों को, उनका काफ़ी इसमें सेंट्रल रोल होता है सरकार को कंट्रोल करने में, गाइड करने में, इन्फॉर्म करने में कि सरकार क्या गलत काम कर रही है, क्या सही काम कर रही है और किस चीज़ पर उसको ध्यान देना चाहिए। और जो एमपीज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडियन डेमोक्रेसी के सही तरीके से फंक्शन करने में, तो इसलिए जो एमपीज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद थर्ड आपका आ जाता है लॉ मेकिंग, यानी जो आपका पार्लियामेंट है वो लॉ मेकिंग का भी काम करती है, जो कि उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में आ जाता है, वो है हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग आखिर हैं कौन। तो देखिए आज हम देखें तो पिछले जो 70 साल गुजरे हैं उसमें जो पार्लियामेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, और अब जो बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड के लोग अब पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल शुरुआत में ऐसा था कि लोग जो थे काफ़ी एजुकेटेड लोग, काफ़ी ऊंची क्लास के लोग जो थे वो पार्लियामेंट में पहुंचते थे, लेकिन अब अगर हम बात करें तो अब बहुत ही अलग अलग सोसाइटी से लोग जो हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं, या फिर जो गांव के लोग हैं वो पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं, या फिर बहुत ही रीजनल पार्टीज के लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा बहुत ही ऐसे सोसाइटीज जो कि अभी तक अनरिप्रेजेंटेड रहे थे या फिर उनका कोई लीडर पार्लियामेंट में नहीं पहुंचा था, वो भी अब धीरे धीरे पार्लियामेंट की ओर रुख कर रहे हैं और उनके भी लीडर अब पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा बहुत ही ये चीज़ भी देखा गया है कि जो दलित हैं या फिर जो बैकवर्ड कास्ट हैं या फिर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर टेबल को देखते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस साल में कितना ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हमारा हुआ है। तो फर्स्ट में हमारा 44%, फोर्थ में 61%, फिफ्थ 55 और 2004 में 58%। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार बढ़ रहा है, कुछ एक साल में कम हुआ है। और इस तरीके से जो हमारा डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पहले से मजबूत हो रहा है। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमारा डेमोक्रेसी है उसमें हम सही तरीके से सोसाइटी का रिफ्लेक्शन नहीं ला सकते हैं, एकदम परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं ला सकते हैं। इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए सोसाइटी में माइनॉरिटीज़ हैं, दलित्स हैं, उनका जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उतना ज़रूरी नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो, इसलिए उसके लिए भी कुछ खास व्यवस्था किया गया है। और उस खास व्यवस्था में आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है रिजर्वेशन, कि जो पार्लियामेंट है वहाँ पर जो एससीज हैं या फिर एसटीज हैं उनके लिए सीटों को रिजर्व कर दिया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ के जो दलित हैं या फिर आदिवासीज हैं वो खुद को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर सकें और पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है और भी जो चीज़ें हैं उससे खुद को फैमिलियर कर सकें। तो इस तरीके से जो हमारा डेमोक्रेसी है उसमें सभी लोगों को बराबर का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और इसी तरीके से आजकल ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए भी सीटों का रिजर्वेशन होना चाहिए, ताकि उनका भी जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े। और ये जो इश्यू है ये अभी
भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट किया जा रहा है, क्योंकि देखिए 60 ईयर्स हो, यानी आज से करीब 60 साल पहले जो एमपीज़ की संख्या थी महिला एमपीज़ की, वो थी 4%, और आज ये है 9%। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा इंक्रीज़ है वो बहुत ही कम रहा है, बहुत ही हल्का इंक्रीज़ रहा है। और ये जो स्मॉल शेयर है ये आपको काफ़ी नहीं है, जब हम देखते हैं कि जो महिलाओं का जो पॉपुलेशन है वो पूरे हमारे इंडिया में 50%, यानी आधी पॉपुलेशन जो है वो महिला है, और उसके हिसाब से जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का वो काफ़ी कम है। इसी तरीके के इश्यूज की वजह से जो देश है वो उसमें जो लोग हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, जिनके जवाब अभी तक सामने नहीं आए हैं, या फिर उनके जवाब काफ़ी डिफिकल्ट हैं। और इन सभी क्वेश्चंस को पूछने के बाद हम खुद से ये सोचते हैं कि क्या हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम सही तरीके से लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही तरीके से सोसाइटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखिए यहाँ पर हमें इससे निराश नहीं होना चाहिए, हमें बल्कि ये सोचना चाहिए कि जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं और हम कई बार इनको सुधारने के लिए या फिर इसको ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ है, ये जो तरीका है, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी आगे चलकर हमारा जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत होगा, सभी सोसाइटी आगे चलकर सही तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। और ये चीज़ ये भी दिखाता है कि जो लोग हैं इंडिया के जो नागरिक हैं, उनका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा विश्वास है, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं, और ये चीज़ डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है, तो किसी और वीडियो में हम एक्सरसाइजेस को देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।